के 100 से ज्यादा पर्यटक काठमांडू और आसपास के क्षेत्रों में फंस गए हैं। वहां की बिगड़ती स्थिति के कारण उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देर रात अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की। उन्होंने पर्यटकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने केंद्र के गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से संपर्क कर नेपाल में फंसे पर्यटकों की सुरक्षित वापसी के लिए मदद मांगी है। भारतीय दूतावास के जरिए समन्वय शुरू कर दिया गया है। कुछ पर्यटकों से फोन पर संपर्क होने की अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन उनकी संख्या और लोकेशन को लेकर स्थिति अभी पूरी तरह साफ नहीं है। अगले 24 घंटे में जानकारी मिलने की उम्मीद है। सीएम साय ने सोशल मीडिया पर कहा है, सरकार हर नागरिक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और केंद्र के साथ मिलकर सभी की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा रही है। राज्य सरकार हेल्पलाइन नंबर शुरू करने की तैयारी में है ताकि परिजनों को जानकारी मिल सके। निकासी और बचाव के लिए केंद्र और राज्य मिलकर तेजी से काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के पर्यटकों को वहां से निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में बच्चों के लिए रुपए 40 करोड़ सालाना खर्च कर सपोर्टिंग किताबें भेजती है। इनमें कॉमिक्स, लोक कथाएं, चित्रों वाली रोचक किताबें होती है ताकि बच्चे खेल खेल में पढ़ाई भी कर सके। लेकिन ये किताबें स्कूलों के पैकेट में बंद पड़ी रहती है, इस्तेमाल तक नहीं होती। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और धमतरी जैसे जिलों में अधिकतर स्कूलों में किताबों की पैकिंग तक नहीं खोली गई है। शिक्षक कहते हैं कि टाइम टेबल में इनके लिए वक्त नहीं है, स्टाफ कम है और सिर्फ कोर्स पूरा करना ही संभव हो पाता है। अधिकारी अगर हिसाब मांग ले तो जवाब देना मुश्किल होता है। कई स्कूलों में न तो लाइब्रेरी है न रखने की जगह। शिक्षक कहते हैं कि बच्चे किताबें आपस में छीन कर फाड़ देते हैं, इसलिए उन्हें अलमारी में बंद करके रखा जाता है। कितनी विडंबना है। कुछ स्कूल प्रमुखों को तो किताबों की याद भी नहीं थी। सवाल पूछने पर अलमारी से निकालकर दिखाई गई। समग्र शिक्षा अभियान के एमडी संजीव झा ने स्वीकार किया कि कई स्कूलों में किताबें इस्तेमाल नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों को सामान्य ज्ञान और लोक संस्कृति से जोड़ने के लिए ये किताबें भेजी जाती है और अभी इस मामले में जांच की जा रही है। सवाल यह है कि जब कोई उपयोग ही नहीं तो करोड़ों की बर्बादी क्यों? किसी भी उच्च अधिकारी ने इसका जवाब नहीं दिया। चर्चा में और आगे, दिल्ली हाई कोर्ट ने मशहूर बिजनेसमैन संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर सचदेव को आदेश दिया है कि वे 12 जून 2000 तक संजय की सभी चल अचल संपत्तियां जो उनके पास थी उसकी जानकारी कोर्ट में पेश करें। यह आदेश संजय और करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा 20 वर्ष और कियान 15 वर्ष की याचिका पर दिया गया है, जिन्होंने 10,000 करोड़ की संपत्ति में अपना हिस्सा मांगा है और संजय कपूर की वसीयत को चुनौती दी है। संजय कपूर की मां रानी कपूर ने भी वसीयत को अनैतिक बताते हुए कोर्ट में सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि शादी के 3 महीने में ही बहू प्रिया ने ट्रस्ट से उनके सारे अधिकार खत्म करवा दिए और 500 करोड़ के शेयर चुपचाप सिंगापुर की कंपनी को बेच दिए। बड़ा गंभीर आरोप है। प्रिया कपूर सचदेव की ओर से कहा गया है कि वसीयत भले रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन वैध है। उन्होंने खुद को संजय कपूर की विधवा, अंतिम पत्नी और 6 साल के बच्चे की मां बताया और करिश्मा कपूर पर आरोप लगाया कि वे पिछले 15 सालों से परिवार से दूर हैं। प्रिया कपूर सचदेव के वकील ने यह भी दावा किया है कि याचिका दाखिल होने से 6 दिन पहले ही करिश्मा के दोनों बच्चों को फैमिली ट्रस्ट से 1900 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अब इन्हें और क्या चाहिए। कोर्ट ने फिलहाल ये याचिका स्वीकार कर ली है और प्रिया कपूर से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को तय की गई है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि यह मामला असल में करिश्मा कपूर और प्रिया कपूर सचदेव के बीच की लड़ाई का है। आगे बढ़ते हैं। एक और खास चर्चा के बाद
कर्नाटक सरकार ने बिदादी में देश की पहली एआई संचालित मेगा टाउनशिप GBIT की घोषणा की है, जो करीब 9000 एकड़ में फैली होगी। इस परियोजना का कुल बजट रुपए 8.2 लाख करोड़ तय किया गया है। इसमें से 2000 एकड़ भूमि केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई आधारित उद्योगों और व्यवसायों के लिए आरक्षित की गई है। टाउनशिप का उद्देश्य बेंगलुरु की बढ़ती जनसंख्या का दबाव कम करना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना और एक टिकाऊ, हरित व आधुनिक तकनीक से युक्त शहर बनाना है। यह टाउनशिप पूरी तरह एआई द्वारा संचालित होगी, जहां सड़कें, ट्रैफिक लाइट्स, सफाई, सुरक्षा, ऊर्जा और पानी की आपूर्ति जैसे सभी सिस्टम स्मार्ट तकनीक से नियंत्रित होंगे। यहां स्मार्ट लाइटिंग, ऊर्जा संरक्षण और स्वच्छता के लिए अत्याधुनिक उपाय किए जाएंगे। साथ ही टेक्नोलॉजी पावर्स स्टार्टअप और इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। सरकार ने कहा है कि निवेशकों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी और व्यावसायिक माहौल को सरल और अनुकूल बनाया जाएगा बिडाडी की इस मेगा टाउनशिप में। आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए आज एक खास बात है डीएन न्यूज प्लस परिवार के लिए कि आज हमारे एमडी संपादक अरुण भद्रा जी का जन्मदिन है। अरुण भद्रा एक ऐसी शख्सियत, बिला शक, जो बेहद निडर और बेबाक शख्सियत रही है, जिसने बचपन, जवानी से लेकर आज तक किसी भी विधा में काम किया हो, चाहे वो सांस्कृतिक संगठन हो, चाहे धार्मिक और सामाजिक संस्थान हो, चाहे राजनीतिक माहौल है, हर चीज में, हर विधा में उन्होंने कहीं किसी से दबने, कहीं किसी की नाजायज चीजों को स्वीकारने का कभी भी उन्होंने कोई भी आधार नहीं माना। और ये बात बिल्कुल सच है कि उन्होंने अपनी ठसन से, अपने ढंग से हर विधा में हमेशा जायज चीजों को अपने साथ रखा है और हमेशा जन सरोकार के लिए बातें की है। डीएन न्यूज प्लस, जबकि इसके पहले एक और समाचार समूह ने हम लोगों के साथ धोखा करके हम लोगों को एक समूह से दूर कर दिया था, उसके बाद फिर से अरुण भद्रा ने डीएन न्यूज प्लस के इस पूरे समाचार समूह को पूरी ताकत दी है और आज भी उसी ताकत के साथ जुड़े हुए हैं। बचपन से उन्हें जानने के कारण, उनका दोस्त होने के कारण ये कहा जा सकता है कि बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। अरुण भद्रा को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके जन्मदिन पर, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में सेहत उनके अनुकूल रहेगी, कामयाबी उनके साथ रहेगी और हमारा ये संस्थान उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। दोस्ती एक बहुत अहम चीज है और ऐसे जन्मदिन में जब अपने खास दोस्त का जन्मदिन हो, बर्थडे हो, ये बातें और महसूस होती है कि हमारे लोग बहुत आगे जाएं, बहुत आगे अच्छे से रहें। आज एक संपादक राजेश जोशी जी का भी जन्मदिन है। हम डीएन न्यूज प्लस की ओर से उन्हें भी बधाई देते हैं। नव भारत के संपादक हैं, एक बड़े युवा तुर्क नेता भारतीय जनता पार्टी के, जो छात्र नेता भी रहे हैं, मृत्युंजय दुबे जी का भी जन्मदिन है। हम डीएन न्यूज प्लस परिवार की ओर से ऐसा मानते हैं कि इन सभी को हमारी ओर से शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। कल मेरे एक और बचपन के दोस्त राजीव गुप्ता, जो शुरू से मेरे साथ पढ़े हैं और आज तक मेरे साथ हैं, पारिवारिक संबंधों में हैं, उनका जन्मदिन है 12 सितंबर को। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे तमाम शुभचिंतक, हमारे तमाम दोस्त, हमारे डीएन न्यूज प्लस परिवार के तमाम लोग, पत्रकारिता के हमारे परिवार के तमाम लोग खुश रहें, कामयाब रहें और अपने अपने स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखें। चर्चा में है आज इतना ही। नमस्कार।